हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको लिपिड्स के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे सेल के स्ट्रक्चर में, सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिपिड ड्राइव्ड कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताया, ठीक है। इस लेक्चर से हम लोग एक और नए बायोमोलिक्यूल की स्टडी स्टार्ट करेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर से हम लोग कार्बोहाइड्रेट की स्टडी स्टार्ट करेंगे। अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग पूरा कार्बोहाइड्रेट कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के साथ हम कार्बोहाइड्रेट की स्टडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ। मतलब हमारे अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके पास कार्बोहाइड्रेट ना पाया जाए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का मेजर सोर्स होता है, ठीक है। खास करके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनके पास कार्बोहाइड्रेट एनर्जी फ्यूल की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चरल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया, ठीक है, फंगस की सेल वॉल में काइटिन हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, या इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहां पे बात आ गई, मैंने कहा मोस्ट अबंडेंट। अभी मोस्ट अबंडेंट क्यों है? क्योंकि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे कैन सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर सकते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते ही हैं। लेकिन इसका जो मच ऑफ द पार्ट है, सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है वो कहां से होता है? मच ऑफ इट इज सिंथेसाइज बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म? कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, आगे चल के इनकी बात करूंगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा एल्गी हैं और प्लांट हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट कार्बोहाइड्रेट जो अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं उनकी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये सिंथेसिस भी कर रहे हैं और दूसरा इनके पास जो सेल वॉल है वहां पे भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इसीलिए जो है यहाँ से भी ये बात साबित होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अर्थ पे पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइंड करना हो तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उनको डिफाइन कैसे करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं, ठीक है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। बेसिक फार्मूला की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बेसिक फार्मूला की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। इसीलिए इनका जो बेसिक फार्मूला है, हम कहें जनरल फार्मूला जो होता है वो CH2
CH2ON होता है, ठीक है, CH2ON। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन, मैं आगे चल के इनकी भी बात करूंगा, इनके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कुछ के पास फॉस्फोरस भी होता है, फॉस्फोरस, और कुछ के पास सल्फर भी होता है, सल्फर भी होता है, ठीक है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है, कुछ के पास फास्फोरस होता है और कुछ के पास सल्फर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, वहां पे जो हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो वाटर के इक्वल होता है। जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में पाया जाता है, उतना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो बिल्कुल उतना ही होता है जितना कि वाटर में होता है, इसीलिए इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई। अब हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे एक और टर्म आ रहा है, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये हुआ कि ऐसी चेन होगी कार्बन की जिसके पास में बहुत सारे OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड इनको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है, पहले हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो हम एक 6 कार्बन की शुगर यहाँ पे बनाएंगे, हम डी ग्लूकोज बनाएंगे, 6 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है। और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको क्यों पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह रहे हैं, या फिर हम एक कीटोन भी बनाएंगे जिसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समझते हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन की शुगर है, तो सबसे पहले 6 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, इसका मतलब कार्बन इसमें अबंडेंट अमाउंट में होगा, तो 6 कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और इस कार्बन के साथ में कुछ ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक। यहां से ये जो फर्स्ट कार्बन है इससे ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और ये सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल OH, हाइड्रोक्सी OH, ठीक है। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, 6 कार्बन की शुगर है, डी ग्लूकोज है। सारी चीजें आगे चल के पढ़ाऊंगा जब मैं आपको डी ग्लूकोज के बारे में बताऊंगा कि इसको डी ग्लूकोज क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। 2 तरह के ग्लूकोज होते हैं, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तो इसको डी क्यों बोल रहे हैं, ये किस कंडीशन में एल हो जाएगा, सारी चीजें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और एक दूसरा स्ट्रक्चर अब मैं यहाँ पे बनाने चल रहा हूँ, इसको भी देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके का है, ये भी 6 कार्बन की शुगर है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। और इन 6 कार्बन के साथ में मैं सबसे पहले इनके ग्रुप्स जोड़ देता हूं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप देखिएगा, सिर्फ HOH लगभग सेम स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस की वजह से दोनों के नाम चेंज हो जाते हैं। ये डी फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है। तो इनमें से एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है और दूसरा
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, 6 कार्बन है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सबसे पहले जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसका बेसिक फॉर्मूला हम लिखते हैं। जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, और इसके साथ में एक और ग्रुप जुड़ा होगा जिसको हम लोग R ग्रुप बोलते हैं या एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और जब हम कीटोन ग्रुप की बात करते हैं तो कीटोन ग्रुप भी लगभग सेम इसी तरीके का होता है, बट उसमें यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाता है एक और R ग्रुप से। मतलब जो हमारा कीटोन ग्रुप होता है उसके पास में C डबल बॉन्ड O तो होगा ही, इसके साथ में एक R होगा और दूसरा एक और R होगा। तो दूसरे R को हम लोग डिनोट करते हैं, एल्काइल ग्रुप को हम लोग डिनोट करते हैं R डैश से। मतलब अगर C डबल बॉन्ड O से का जो कार्बन है उस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। ये हमारा हो जाता है कीटोन। ठीक है, और अगर एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O है, इस वाले ग्रुप को आप देखिए, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और बाकी ये पूरी क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, ये एक R ग्रुप है। ये क्या है, R ग्रुप है, इसलिए ये कैसा हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड। ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों होगा फिर से समझिएगा, एल्डिहाइड का बेसिक फार्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O फिर एक R और एक H। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए C डबल बॉन्ड O भी है, H भी है और ये पूरा क्या हो गया, R हो गया, इसलिए क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या हो गया, एक एल्डिहाइड है। फिर हमने कहा क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ढेर सारे OH ग्रुप हो। तो आप देखिए यहाँ पे ये OH, ये OH, यहाँ पे भी OH, ये भी OH और ये भी OH, इसीलिए इसको कहा गया पॉलीहाइड्रोक्सी। ढेर सारा हाइड्रोक्सी और क्या है, एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी, और लास्ट में क्या ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप, इसीलिए क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हम समझ गए। अब थोड़ा सा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी समझते हैं। ठीक है, कीटोन का मैंने आपको बेसिक फार्मूला क्या बताया, R C डबल बॉन्ड O R, मतलब दो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बोनिल ग्रुप से एक तो ये R जुड़ा हुआ है, ठीक, और दूसरा ये क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा हुआ है पूरा, ये क्या है, R है। अब देखिए दो R हो गए, C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O, दो R, दोनों मिल गए यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया कीटोन, ये कीटोन हो गया। तो फ्रक्टोज क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे रहा, यहाँ पे देखिए ढेर सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो ढेर सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया हमारा, ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो फ्रक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और हमारा ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कुल मिला के क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही कि कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन क्या है, मैंने आपको समझाया कि क्यों उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बेसिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी, हमने कहा कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, सारे बायोमोलिक्यूल्स के हमने सारे बायोमोलिक्यूल्स के आपको फंक्शंस बताए, तो इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस की सबसे पहले बात करें तो ये क्या है, एनर्जी फ्यूल। सबसे पहला फंक्शन जो है, दे प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में बात करूंगा इसे। इसके अलावा दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फंक्शन, इनका स्ट्रक्चरल फंक्शन भी है, स्ट्रक्चरल फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शन के बाद अगर हम लोग बात करें तो सेल
सेल रिकॉग्निशन में है, सेल रिकॉग्निशन में है, ठीक है, सेल एडिशन में है, सेल एडिशन में है, ठीक है। ये सारे फंक्शन से परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं कि ये एनर्जी कब प्रोवाइड करेंगे। हमने कहा कि दे प्रोवाइड्स एनर्जी, तो एनर्जी कब प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी तब प्रोवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, वहां पे जब कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी, ठीक। बहुत डिटेल में इन चीजों की बात करूंगा जब मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में बात करूंगा इन चीजों की। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सिंथेसाइज कहां से होते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स आए, फोटोसिंथेसिस से बना कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा? एनर्जी देगा। अभी शॉर्ट में इसको समझिएगा, पूरी साइकिल यहीं पे है। फोटोसिंथेसिस से बना, ऑक्सीडाइज हुआ, एनर्जी दिया, ठीक है। और ये पूरी साइकिल चलती है। मैं आपको पूरी चीज, सारी चीजें बताऊंगा। अभी यहाँ पे अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो मैं कार्बोहाइड्रेट में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा मैंने कहा स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन की अभी अभी मैं बात कर रहा था, जैसे प्लांट की सेल वॉल है, ठीक है, फंगस की सेल वॉल है, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इनके मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे स्केलेटल मसल्स में जो हमारे स्केलेटल में जो ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड की तरह काम करते हैं। सारी चीजें आगे चल के बताऊंगा मैं एग्जांपल के साथ आपसे कि कौन सा वहां पे पॉलीसैकेराइड होता है, कौन सा पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट होता है जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। बहुत डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है सेल रिकॉग्निशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था शायद जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे बताया था कि कुछ कार्बोहाइड्रेट मोइटीज ऐसी होती हैं जो लिपिड के साथ में कोवैलेंटली ज्वाइंट होती हैं, जिनको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, सेल की सरफेस में पाई जाती हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट मोइटीज ऐसी भी होती हैं जो प्रोटीन्स के साथ में जाकर के ज्वाइंट होती हैं, ठीक है, कोवैलेंटली ज्वाइंट होती हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होती है। मैंने आपको बताया होगा इस चीज को। और ये जो सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, ये सेल एडिशन और सेल रिकॉग्निशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हैं, ठीक है। और उनको हम लोग कलेक्टिवली जो बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्लाइको कॉन्जुगेट्स, ठीक है। ये सब मैंने आपको, जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इस टॉपिक को एक बार फिर से कवर करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ जितना मैंने वहाँ पे बताया है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इसको समझने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अब मैं और डिटेल में इस चीज़ को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है सेल एडिशन की बात भी हो गई, इसकी भी बात हो गई। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ये लगभग कवर हो गई। तो इसका एक बेसिक फंक्शन जो ये परफॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोगों ने यहाँ पे उसको कवर किया, ठीक है। तो अभी मैं आपको सारी बेसिक चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे चल के बात करेंगे। कब बात करेंगे? जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो कितने तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सेल के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कितने बड़े हैं ये, इनके साइज के अकॉर्डिंग इनको 3 तरह के क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। और डाइसैकेराइड्स भी इसी में आते हैं, मैं आगे चल के बात करूंगा, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं और डाइसैकेराइड्स, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डाइसैकेराइड्स, ठीक है, डाइसैकेराइड्स। उसके बाद आता है पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स,
ठीक, अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात, आप देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कितने फॉर्म्स में पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोमेरिक फॉर्म में भी पाए जा रहे हैं, डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स भी हैं और पॉलीसैकेराइड्स भी हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में भी पाए जा रहे हैं। तो इनके पाए जाने के फॉर्म्स भी अलग अलग हैं। वो अलग अलग इसलिए हैं कि इनके पास सबसे ज्यादा बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है। ये ब्रांचिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो जितने टाइप के बॉन्ड बनाते हैं उतने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स बनते चले जाते हैं। आगे चल के इसकी भी चर्चा करूंगा। इनके पास ब्रांचिंग की कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा बॉन्ड फॉर्मिंग की कैपेसिटी है, इसीलिए इनके अंदर में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स। ये सबसे ज्यादा डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। क्यों है? क्योंकि इनके पास बहुत सारे OH ग्रुप हैं जिनके पास अलग अलग जगह से बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी है। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा। ठीक, तो ये 3 क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम इन एक एक क्लासेस की स्टडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इपीमर्स क्या है, एनोमेरिक कार्बन्स क्या है, ठीक है, सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।